हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा है थर्ड लेक्चर पार्ट 3 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का। हम पार्ट 3 की बात करेंगे आज और आखिरी लेक्चर है ये। इसी के साथ आपका चैप्टर सेकंड खत्म हो जाएगा। आपके बेसिक टर्म्स अकाउंट मतलब 11th क्लास का चैप्टर सेकंड खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप थ्योरी के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो आप नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। आपके शॉर्ट नोट आपने यहाँ से बना लिया होगा, पर एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के लिए वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा बच्चों। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज जो कुछ रह गए थे टर्म्स उनकी हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला है सब इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक साथ लिखा दो बुक्स। पहला है बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या होता है देखेंगे हम। दूसरा एंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग की फोटो आ गई। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। 4 वर्ड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक एक करके चारों को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट। तो व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, देखो नाम ही है अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट में जितनी भी बुक्स बनती है ऑल आर कॉल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मैं परचेज बुक बना रहा हूँ, अकाउंटिंग का तो पार्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है। सेल्स बुक बना रहा हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट है। कैश बुक बना रहा हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट है। तो जो भी मैं बुक्स बनाता हूँ अकाउंट में, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो क्या, दोज बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड लाइक जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, लेजर, बैंक बुक, etc। आप एक एक करके जैसे जैसे आपका सफ़र खत्म होता जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है ना, तो जैसे जैसे सफ़र खत्म होगा आप हर एक बुक के बारे में पढ़ लोगे कि कौन सा बुक कैसे बनता है। फिलहाल आप समझ गए बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, जो भी बुक्स अकाउंट में बनती है। सीधी भाषा दिमाग में रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा वर्ड है एंट्री। एक आगे चैप्टर पढ़ोगे जर्नल एंट्री, चैप्टर के नाम में ही एंट्री। तो एंट्री का क्या मतलब है? तो एंट्री का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट। ट्रांजेक्शंस को बुक में लिखा जाता है, उसे बोलते हैं एंट्री। एंट्री कर ले, बोलते ना भाई इसकी एंट्री कर लो, लिख दिया तो भैया। A transactions and event which recorded in the books of account is known as entry। ठीक है, तो अब बात एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ट्रांजेक्शंस इवेंट। बहुत डीप जा रहे हैं हम, ट्रांजेक्शंस और इवेंट। व्हाट इज ट्रांजेक्शन, व्हाट इज इवेंट? तो ट्रांजेक्शंस होता है जो काम आप करते हो, और रिजल्ट इवेंट होता है जो उसका रिजल्ट। जैसे आप पूरे साल पढ़ रहे हो, ट्रांजेक्शंस है, और आपका रिजल्ट निकला कि आप पास हो गए, टॉप आए, फेल हुए, वो इवेंट है। अब बुक्स में कैसे होगा, अकाउंट्स में। तो परचेज ऑफ बुक, परचेज ऑफ गुड्स, ट्रांजेक्शन। सेल ऑफ गुड्स, ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट हुआ, वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो तो इवेंट। रिजल्ट निकला, इवेंट। क्लोजिंग स्टॉक, रिजल्ट निकला, इवेंट। क्लियर वर्ड। अगला वर्ड है डेबिट क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया था जब हम फ्यूचर में अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में 2 साइड होती है। जो ये वाली साइड है लेफ्ट साइड, ये डेबिट साइड होती है, और जो ये वाली साइड है ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। तो इसका क्या है, अकाउंट्स हैव 2 साइड, लेफ्ट साइड विल बी कॉल्ड डेबिट साइड, राइट साइड विल बी क्रेडिट साइड। तो वो लिखा है द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज डेबिट साइड, द राइट साइड ऑफ अकाउंट इज क्रेडिट साइड। चारों वर्ड क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो ले सकते हो, वैसे मैं आपको नोट्स दे दूंगा, फिर भी लिख लो। पीपीटी थोड़ा आसान रहता है। ये पैसा दिख गया आपको तो अकाउंट पैसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर हमने कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड कवर करे हैं। परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज बुक बनाना, सेल्स, सेल्स बुक, सेल्स एंड शॉपिंग से दिमाग में रखना। जा देखते हैं क्या करके। देखो इस पेज पे भी मैंने 4 वर्ड को रिकॉर्ड करने की समझाने की कोशिश की आपको। पहला है आपका परचेज, दूसरा है परचेज रिटर्न, तीसरा है सेल्स, चौथा सेल्स। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी छोटे छोटे से। परचेज का मतलब क्या है, खरीदना। सामान खरीदो तो परचेज है। मैं गया दुकान से सामान खरीद के लाया, परचेज। पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। दुकानदार हूँ, बेच रहा हूँ, सेल्स। कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न। देखो, परचेज ऑफ गुड्स और रीसेल ऑफ द प्रोडक्शन इज अ फिनिश प्रोडक्ट विच आर टू बी सोल्ड। परचेज क्या है, हमने खरीदा या फिर खरीदा बनाना बेचने के लिए, परचेज। परचेज रिटर्न पसंद नहीं आया। सेल, जो हम किसी और को बेच रहे हैं, और सेल्स रिटर्न बेचा तो वापस पसंद नहीं आया उस कस्टमर को, तो कस्टमर ने वापस कर दिया। ठीक है, जनरल वर्ड है, दिमाग में फिट हो गए, छोटे छोटे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब हो गई जगह जुकाम से। अगला है गुड्स। ये रहा देखो गुड्स, इन्वेंट्री, ड्राइंग, इनकम एंड प्रॉफिट्स। अरे यार जुकाम हो गया भाई। देखो गुड्स क्या है और इन्वेंट्री, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ये ना जैसे हम गोडाउन में गए, हमारे गोडाउन में इतना सामान पड़ा हुआ था, ये क्या मान लिया, गुड जो हम बेचेंगे, खरीदा है बेचने के लिए, और एट द एंड हमारा कुछ बचा हुआ स्टॉक है, तो बोलते हैं कि यार इतना इन्वेंट्री बची हुई है, इतना स्टॉक बचा हुआ है, बैलेंस। टेंजिबल एसेट्स होल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फॉर पर्पस ऑफ सेल और यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल।
मतलब हमने कुछ बचा, इन्वेंट्री बचाई है, या तो हम उसको बेचेंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उससे मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे। तो बैलेंस जो है दैट इज इन्वेंट्री या स्टॉक है। एक ही वर्ड, स्टॉक गुड्स एक ही वर्ड होता है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऐसे जब आगे एडवांस में जाओगे तो इसको समझोगे गुड्स जो ड्यूरिंग द परचेज सेल हो रहा है, इन्वेंट्री जो बैलेंस है। फिलहाल दोनों एक ही है, ऐसे समझो दिमाग में। अगला है ड्राइंग। ड्राइंग भी मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में, फिर बताता हूँ इनकम एंड प्रॉफिट। ड्राइंग होता है अमाउंट विड्रॉ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग याद रखना, ये मत समझ लेना कि चिड़िया कबूतर बनाना। ड्राइंग का मतलब है एनीथिंग शुड बी टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। मालिक बिजनेस से कुछ भी अपने घर के लिए निकाल के ले जा रहा है तो वो ड्राइंग है। वो कुछ भी ले जा सकता है। मान लो बिजनेस से कैश ले गया अपने घर के लिए, बीबी को गहने दिलाने के लिए, एनिवर्सरी थी, ड्राइंग है। बच्चे आ गए, आइसक्रीम पार्लर था दुकान मेरा, बच्चे आ गए, बच्चों को मैंने आइसक्रीम खिलाई, पैसा थोड़ी लूंगा, मेरे ही बच्चे हैं, मेरी दुकान है, नहीं लूंगा ना। पर मेरे अकाउंटेंट को दिखाना पड़ेगा ना कितना आइसक्रीम घर पर गया, ड्राइंग। तो एनीथिंग शुड बी टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। इनकम और प्रॉफिट। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड, इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। देखो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंस आपको पहले बताया था, इससे पिछले वाले लेक्चर में। रेवेन्यू जो हम बेच के कमाते हैं, एक्सपेंस जो खर्च हो, जैसे मान लो ये पेन है, ये मैं मान लो कहीं से खरीदता हूँ फिर बेचता हूँ, तो खरीद के लाने में मेरा 10 रुपये का खर्चा हुआ, एक्सपेंस। बेचा मैंने इसको 20 रुपये में, रेवेन्यू। तो 20 माइनस 10 हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये का, वो है इनकम। तो इनकम का फॉर्मूला होता है इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये फॉर्मूला रखना, बहुत काम आएगा। क्या कमाया तो जो आया, जिसमें से जो गया, जो बच गया, वो हमारी इनकम है। क्लियर है यहाँ तक वर्ड? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। अब अगले वर्ड पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेड रिसीवल। देखो ट्रेड का क्या मतलब है? ट्रेड मतलब खरीदना बेचना। तो खरीदते बेचते टाइम जो मिलना रह गया, रिसीवल मतलब जो मिलना रह गया, वो होता है ट्रेड रिसीवल। देखो दिमाग लॉजिक लगाना, याद रखने का लॉजिक होते हैं। मैंने किसी को सामान बेचा, उसने मुझे पैसा दे दिया, तो पैसा आ गया, खत्म। नहीं दिया तो उधार रह गया, उधार रह गया तो इसमें क्या हो जाएगा, डेटर। या फिर भरोसा नहीं होगा तो मैं बोलूंगा भाई कागज का बिल दे दे, कितने दिन बाद पैसा देगा, बिल रिसीवल। तो ट्रेड रिसीवल में 2 चीजें आती है, डेटर और बिल रिसीवल। तो क्या, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट, मतलब मिलना बाकी है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ रेंडर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स से है। अब देखो 2 चीजें इसमें आती है, एक ट्रेड रिसीवल के अंदर, ये नहीं देखो, डेटर और बीआर, डेटर प्लस बिल रिसीवल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवल। 2 चीज़ आएंगी, ध्यान रखना। ट्रेड पेबल आएगा आगे, तो वहाँ पे आप दिमाग लगा चुके हो क्या होगा, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। तो ट्रेड रिसीवल इज द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवल। 2 चीज़ें आती है इसमें, डेटर और बिल, दिमाग में रखना, डेटर और बिल रिसीवल। डेटर क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, बिल रिसीवल क्या होता है आपको बता रखा है, फिर भी बताता हूँ मैं दोबारा से। डेटर का मतलब मैंने किसी को उधार बेचा तो मुझे उस बंदे से पैसे लेने हैं, तो वो मेरे लिए डेटर है। बिल के अगेंस्ट पैसा मिलना है तो बिल रिसीवल। मैंने कहानी सुनाई थी, सपोज मैंने किसी को उधार बेचा, मैंने कहा भाई नहीं है मुझे आप पे भरोसा, आप मुझे कागज में एग्रीमेंट बना के दो कि आप कितने दिनों बाद पैसा दोगे। तो बोला सर मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो जो 2 महीने का उसने बिल बना के दिया, वो बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा मिलना है, तो मेरे लिए वो बिल रिसीवल है। तो देखो यही है, देयर आर पर्सन who owns to an enterprises an amount to buy of goods and services on credit। वो पर्सन जिस पे उधार है, क्योंकि उसने हमारे फर्म से कुछ उधार या तो गुड्स खरीदा या फिर सर्विसेज लिए, जिसके बदले वो हमें पैसे देगा, तो मेरे लिए डेटर है। और बिल के अगेंस्ट अगर पैसा मिलना है तो वो बिल्स रिसीवल है। क्लियर है? ट्रेड रिसीवल, तो ट्रेड रिसीवल 2 चीज़ें, डेटर और बिल्स रिसीवल। अब आते हैं अगले पे, अगला होगा ट्रेड पेबल आपका। तो आप लॉजिक लगा चुके होंगे। ट्रेड पेबल को हम अकाउंट पेबल भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीजें आती है, क्या क्या? तो बताओगे सर कि 2 चीजें होंगी, क्रेडिटर और बीपी। बिल्कुल सही, यही बात है। देखो ये रहा, ट्रेड पेबल इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। तो क्या यहाँ पर क्या है, तो पिछले में क्या था कि हमें लेना था, यहाँ पे हमें देना है। तो हमने परचेज करा उधार में, हमें सामान खरीदा उधार में खरीदा और पैसे देने बाकी है, तो ट्रेड पेबल। देखो क्या, इट इज द अमाउंट पेबल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने अपने बिजनेस के लिए कहीं से गुड्स या सर्विसेज ली, जिसके बदले हमने पैसा भी चुकाया नहीं है, तो चुकाएंगे तो वो ट्रेड पेबल है, जिसके अंदर 2 चीजें आएंगी, या तो क्रेडिटर के फॉर्म में होगा वो, या फिर बीपी के फॉर्म में होगा वो, बिल्स पेबल। यानी क्रेडिटर आप समझ गए, किसी से हमने उधार खरीदा, पैसे हमें वापस करने हैं, तो मेरे लिए क्या है वो, या सर्विस ली, पैसा वापस करना है, तो क्रेडिटर। भरोसा नहीं था, बिल बनवा लिया, उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी, उसने बिल बनाया हमसे, सीधी बात है, तो हमें उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, तो बिल्स पेबल। तो अमाउंट पेबल अगेंस्ट बिल इज कॉल्ड बीपी, और ड्यू हमारे पास अमाउंट किसी को पेमेंट करने के लिए तो क्रेडिटर है। क्लियर है वर्ड? ठीक है, बहुत वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
अगला वर्ड है आपका रिसीव। तो रिसीव भाई साहब, रिसीव को थोड़ा ध्यान समझ लेना। रिसीव की अगर मैं बात करूं, रिसीव का मतलब किसी से पैसा मिलना। तो देखो, रिसीव इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विस। हमने कुछ सामान बेचा, उसके बदले आपको पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है, मिला, वो आपका रिसिप्ट है। ठीक है, जैसे पढ़ाया बच्चों से, फीस मिली, रिसिप्ट है, पैसा आया। मशीनरी बेची, पैसा आया, रिसिप्ट है। क्लियर वर्ड। रिसिप्ट अब क्लासीफाई होती है अंदर दो में, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब कि जो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो गुड्स बेचा, पैसा आया, रेंट मिला, कमीशन मिला, रेवेन्यू जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का, जो हमेशा आपको बार बार होगा, रेकरिंग इन नेचर, बार बार होता, बार बार होगा आपको। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट जो इरेगुलर इन नेचर, कभी कभार होने वाला, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने मशीनरी बेची, उससे पैसा आया, रिसिप्ट है, पर मशीनरी डेली नहीं बेचेंगे आप, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। फर्नीचर बेचा, मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया, हमने बैंक से लोन लिया, तो ये सब इरेगुलर इन नेचर होते हैं, तो ये सब आपके होते हैं कैपिटल रिसिप्ट, लॉन्ग टर्म वाले समझ लो एक शॉर्ट फॉर्म में। तो रेवेन्यू रिसिप्ट इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एग्जांपल फॉर सेल ऑफ गुड्स दे रखा है, एग्जांपल क्या, सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव, कमीशन, बहुत सारे एग्जांपल है। और कैपिटल रिसीव का मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीनरी, कैपिटल इन्वेस्टेड, लोन टेकन। ठीक है, मतलब समझो रेगुलर नेचर से आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, जो बार बार आएगा आपको, जो होता है आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का, जो कभी कभार होने वाला इरेगुलर नेचर के होते हैं कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, जैसे मशीनरी बेच के आया, फर्नीचर बेच के आया। ठीक है, क्लियर वर्ड रिसिप्ट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, फोटो ले लो, बढ़िया से बनाया, बहुत प्यार से बनाया आपके लिए हमने पीपीटी। अगला है एक्सपेंडिचर, ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब खर्चे तीन तरीके के होते हैं, दो यहाँ डिस्कस कर लिए, एक आगे देख लेंगे, आगे चले गए। तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंस, खर्चा। अब खर्चे करे जो मेरी जेब से गया खर्चा। अब खर्चे तीन तरीके के हैं, क्लासीफाई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर अमाउंट एक्सपेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस। कोई एसेट्स, गुड्स या सर्विस हमने खरीदा, उसके बदले जो भी पैसा हमारी जेब से गया या जाना है, वो हमारा एक्सपेंडिचर है। तीन तरह का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वैसे खर्चे जो आपको एक साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, लॉन्ग टर्म। अभी मैं कीवर्ड यहाँ डिस्कशन करूंगा, मोर देन 1 ईयर के होते हैं, अभी कीवर्ड है यहाँ, इस कीवर्ड को बहुत दिमाग में रखना। और रेवेन्यू जो एक साल के अंदर, एक साल तक ही बेनिफिट देते हैं, और डेफर्ड इन दोनों का थोड़ा सा हटके, मतलब जो दोनों में नहीं आता तीसरे में आते हैं। तो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज द अमाउंट इनकर्ड टू एक्वायरिंग एसेट्स, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वैसे खर्चे जो कोई नए एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे आपने मशीनरी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या किसी एसेट्स को ठीक कराया, उसे पैसा लगाया, जो कि वो आपको एक से ज़्यादा साल बेनिफिट देने वाला है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो अगला वर्ड इसके अंदर, इट गेट बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा। देखो पहला कोई एसेट्स खरीदना, एक साल से ज़्यादा बेनिफिट देना, ये है इसके दो कीवर्ड। वैसे एक्सपेंडिचर जो एक साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, और इनकर्डिंग फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, ये दो कीवर्ड है, ध्यान रखना। एक साल से ज़्यादा बेनिफिट और एक्सपेंस फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, किसी एसेट्स को खरीदने के लिए अपने खर्चा करा है, तो वैसे एक्सपेंडिचर आपके कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीनरी परचेज, खरीदा एसेट्स, बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिलेगा। क्लियर वर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए। देखो मोस्टली बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंजॉइंग ओनली विद इन द करंट ईयर, मतलब एक ही साल तक उसका बेनिफिट आप करते हैं, एंड द नॉन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट गेट बेनिफिट विद इन, मतलब 12 महीने तक ही बेनिफिट देगा। जैसे रेंट पे किया, एक महीने का होगा, 2 महीने का होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कमीशन पे किया, सैलरी पे किया, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स, मतलब वैसे एक्सपेंडिचर जो आपको शॉर्ट टर्म, मतलब एक साल से कम बेनिफिट देने वाले और बिजनेस को चलाने के खर्चे होते हैं, वो कहलाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी, ईटीसी। क्लियर वर्ड। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका रेवेन्यू। एक बच गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जरा उसको जान लेते हैं। तो देखो ये तीसरा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो देखो जरा समझ लो जरा। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट रिटर्न ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। देखो अभी क्या ना, दोनों का मिक्सअप है। ये वैसे एक्सपेंडिचर जो एक साल से कम बेनिफिट देते हैं, मतलब सॉरी एक साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, पर बदले में कोई एसेट्स नहीं मिलता। अब बोलोगे सर हाँ ये तो अब फंस गए, ना तो पहले में आ रहा ना दूसरे में आ रहा। बिल्कुल, इसी के लिए इसका एक तीसरा नाम बना दिया। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सपोज करो मैंने एक नया बिजनेस खोला और मैंने एडवर्टाइजमेंट किया। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नेचर का होता है, क्योंकि वो आपको उसके बदले कोई एसेट्स तो नहीं मिल रहा, मार्केटिंग हो रही है आपकी। लेकिन मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया कि मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट मुझे आने वाले 4 सालों तक मिलेगा। तो देखो नेचर में रेवेन्यू है, पर बेनिफिट एक साल से ज़्यादा दे रहा है,
तो इसकी भी तो कोई कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तो उसकी एक अलग से कैटेगरी बन गई डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वैसे एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं बट बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा देते हैं, वो कहलाते हैं डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एक एग्जांपल है लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट मोर देन ऑन अकाउंटिंग पीरियड। वैसा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट आपको दे रहा है, इट्स कॉल्ड डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर वर्ड? तो 3 तरह का एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू और डफर्ड रेवेन्यू। ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज़ें है, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और छोटे छोटे वर्ड्स है, गेन, डिस्काउंट, डिप्रिसिएशन, इनको समझ लेते जरा। छोटे छोटे वर्ड। गेन, देखो हमने इससे पहले प्रॉफिट पढ़ा था। प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट था जो हम अपने बिजनेस से कमाते थे, गेन होता है इरेगुलर इन नेचर, जैसे मशीनरी बेचा उससे प्रॉफिट कमा लिया, फिक्स एसेट बेच के जो प्रॉफिट कमा, जो इरेगुलर इन नेचर है वो गेन है। देखो लिखा है गेन इज द प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। जो कौन से नेचर का इरेगुलर? जो बार बार नहीं होगा। इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो यार कोई ऐसे नॉर्मल गुड्स बेच के कमाते हैं तो वो प्रॉफिट है, इनकम है, लेकिन मशीनरी या फर्नीचर बेच के आपने कोई कहा, फिक्स एसेट्स बेच के कमाया तो वो इरेगुलर इन नेचर इनकम है, वो आपको किसी वजह से इस बार हो गई तो वो आपकी किस वर्ड में आती है? गेन के नाम से आती है ये भी प्रॉफिट बट नाम डिफरेंसेस थोड़ा सा। गेन। अगला डिस्काउंट। कस्टमर को हम डिस्काउंट देते हैं ना, सामान खरीदने आया, देखो भाई एक शर्ट खरीदोगे तो 500 की, 2 खरीदोगे तो 900 की दूंगा, तो 100 रुपये डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट और रिबेट वर्ड यूज करते हैं। अच्छी क्वालिटी के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्काउंट करते हैं। खराब क्वांटिटी खरीदे, मान लो सपोज को दिन में जाओ आप मार्केट जाओ, जब मार्केट लगती है शाम को 5 बजे, तब एग्जाम्पल मैंने एप्पल का रेट पूछा तो उसने बोला भाई साहब 140 रुपये है। उसी दुकान पे मैं रात को गया 10 बजे, तब बिक चुका था, थोड़ा बहुत बचा था आखिरी माल, और उसमें कुछ दबा जो छट के रह गया था। फिर मैंने पूछा तो बोला सर 120 रुपये, तो 20 रुपये से कम किया ना। क्यों किया? क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब होगी, तो उसके लिए रिबेट वर्ड यूज होता है। तो डिस्काउंट कस्टमर को जो हम अलाउ करते हैं, क्लियर वर्ड। इसमें डिस्काउंट अलाउ दिया, मिला तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन देखो क्या होता है, ये बहुत नया वर्ड है, ध्यान से समझना, कॉमर्स के लिए आपके लिए बिल्कुल नया होगा। जैसे एग्जाम्पल फोन, मान लो मैं एक ये फ़ोन खरीद के लाया, जैसे ये फ़ोन है, ये मैं खरीद के लाया मान लो 30,000 रुपये का। 1 महीने बाद अगर मैं इसको बेचने जाऊँ तो आप बोलोगे सर कम मिलेगा, 15,000, 20,000 या 22, मतलब 30 से तो कम मिलेगा। मतलब क्या होता है कि जब हम फिक्स एसेट्स को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से उसकी वैल्यू घट जाती है, उस घटने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर वर्ड? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड पे कुछ और वर्ड है, ये आ गए संजीव जी, इसके साथ हम कुछ नए वर्ड लेकर आए हैं। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो इट इज द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर सर्विसेज। अब देखो इसका फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। ये भी आपको जरूरत नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूँ, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब प्रोडक्ट गुड्स के अंदर जो भी डायरेक्ट खर्च है उसको जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अभी बस जनरल याद रखना, आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो यही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बैड डेब्ट्स, कोई आपका पैसा लेके भाग गया, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को उधार बेचा है, उसमें से एक बंदा है ना पैसे लेके भाग गया तो बैड डेब्ट्स। तो व्हेन डेटर बिकम डिफॉल्टर, तो ये लिखा है अमाउंट ऑन्स टू ए बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज हैज बिन इरिकवर। जो वो पैसा जो डूब चुका है, जो मिलेगा ही नहीं आपको, वो आपका क्या है? बैड डेब्ट्स। इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है सॉल्वेंट पैसा, सॉल्वेंट का मतलब है व्हेन ए पर्सन इज लायबल टू पे। जैसे मैं हूँ, अपने अगर मैं को उधार लूंगा तो चुका सकता हूँ, कोई कमाता हूँ तो मैं सॉल्वेंट हूँ। लेकिन मान लो मैं कमाता हूँ 10,000 रुपये और ले लिया मैंने 10 लाख का उधार, कैसे चुका पाऊंगा? नहीं चुका सकता। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज नॉट लायबल टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। मूवी में देखा होगा आपने, इंसॉल्वेंट होता है कि पूरी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाती है। अभी विजय माल्या भाग गया पैसा लेके, इंसॉल्वेंट, चुना लगाया गया ना, इंसॉल्वेंट कहलाता हो। और सॉल्वेंट मत जब एक नॉर्मल इंसान जो पे के चुकाने के लायक है। बुक वैल्यू और बैलेंस शीट। बुक वैल्यू का मतलब बुक बनाओगे तो बुक में कोई वैल्यू तो लिखोगे ना किसी चीज़, हर एक चीज़ की मशीनरी इतने की है, फर्नीचर इतने का, बिल्डिंग इतने का, तो जो वैल्यू बुक में लिखी जाती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। वही जो वैल्यू मार्केट में होगी उसकी, उसे बोलेंगे मार्केट वैल्यू। बैलेंस शीट क्या होता है? तो बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की पोजीशन को दिखाता है। बहुत दूर है बनाना, बहुत आगे एकदम 20वां चैप्टर है बैलेंस शीट का, जब बनाना सीखेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बताता है, लेकिन टर्म्स आएगा आपको। तो बैलेंस शीट बताता है कि आपकी बिजनेस की पोजीशन कैसी, मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज और कैप के बैलेंसिंग को शो करता है बैलेंस शीट, कि किस पोजीशन पे इस टाइम ये कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते जरा। बस इतने ही वर्ड थे, इतने ही वर्ड थे। इसी के साथ आपका ये आज, मतलब ये आज का क्या समझो, ये चैप्टर आपका खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो क्या कहते हैं पहली 2 वीडियो जो इससे पहले वो आप देख सकते हो और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बच्चों पिछले में आपने बहुत कम कमेंट किए थे, थोड़ा कंजूसी कम दिखाया करो। और अगर क्या कहते हैं ऐसे ही वीडियो कुछ आपका स्पेशल टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ सर इस टॉपिक पे बड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में वो लीव कर सकते हो, छोड़ दो कमेंट ये सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, आपके लिए जरूर हम उस पर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।